नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे पर्यावरण के सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है पर्यावरणीय नैतिकता। नैतिकता हमारे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के 4th पेपर में शामिल है, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में नैतिकता के संबंध में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। अभी नहीं, बाद में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पर पर्यावरणीय नैतिकता की बात की गई है, तो यहाँ पर नैतिकता को थोड़ा सा समझेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो पर्यावरण के टॉपिक है उसको समझने में बेहतरी होगा, आसानी होगा, हम लोग आसानी से चीज़ों का खुलासा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरणीय नैतिकता है क्या। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ के 4th पेपर में अलग अलग डायमेंशन की नैतिकताओं को हम लोग देखेंगे, जहां पर प्रोफेशनल एथिक्स, पेशेवर नैतिकता, व्यावसायिक नीतिशास्त्र, चिकित्सा नीतिशास्त्र और राजनीतिक नीतिशास्त्र और अन्य डायमेंशन भी इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर हम लोग पर्यावरणीय नैतिकता के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नैतिकता के पैरेलल होती है एक और शब्द कानून और नियम, जहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी कानून या नियम का आप उल्लंघन करेंगे उसके लिए वैधानिक दंड की व्यवस्था होती है। लेकिन नैतिकता क्या होता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, यही नैतिकता। हम लोग यहाँ सिंपल से नैतिकता का थोड़ा सा परिचय लेंगे, डिटेल अध्ययन 4th पेपर जब पढ़ेंगे उस समय करेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्का सा परिचय ले लेंगे। इससे क्या हुआ कि चीज़ों को लिंक करने में आसानी होगी। तो नैतिकता का मतलब हुआ क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसका जो आधार होता है वो वैधानिक आधार नहीं होता, जैसे कानून का जो आधार होता है वो वैधानिक आधार होता है। इसका कोई स्टैच्यूटरी आधार नहीं होता है। इसका आधार जो होता है वो सामाजिक आधार होता है, जो परंपराओं से चली आ रही प्रणाली वो आधार बनती है। आचरण और विचरण से जो आपसे अपेक्षा की जाती है वो आधार बनता है। ये आधार जो सामाजिक आधार, आचार विचरण से जो अपेक्षा की जाती है, ये आधार धीरे धीरे नैतिकता का रूप ले लेती है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये समाज के साथ साथ व्यक्ति के हित में भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर नैतिकता का उल्लंघन होने पर, कानूनी नहीं, नैतिकता का उल्लंघन, यहाँ पर जैसे कानून का उल्लंघन पर वैधानिक दंड की व्यवस्था थी, यहाँ नैतिकता का उल्लंघन करने पर कानूनी नहीं सामाजिक दंड का प्रावधान होता है, जिसके अंतर्गत आपको बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपको शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, आपके घर खाना नहीं खाएंगे, आपके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, तो इस तरह का ग्राम से निकालने का आदेश दे दिया जा सकता है। तो इस तरह का सामाजिक बहिष्कार का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, सामाजिक नैतिकता का पालन आप नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी समाज या प्रशासन की संपूर्णता, इंटायरिटी के लिए नैतिकता बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है। जो समाज नैतिकता का जितना पालन करता है वो समाज उतने ही उत्तम श्रेणी का माना जाता है। अगर उसको उतना ही बेहतर माना जाएगा और उस समाज पर प्रशासन का बहुत कम हस्तक्षेप होगा। इसके साथ साथ प्रशासन एवं राजनीति का जहाँ पर कम हस्तक्षेप होता है वो समाज उतना ही ज़्यादा स्वतंत्रता अनुभव कर सकेगा, ठीक है। और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। नैतिकता की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इथिक्स को देखें तो जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की अपनी अपनी नैतिकताएं होती है, जैसे डॉक्टर की, स्टूडेंट की, टीचर की, तो अन्य लोगों की, ठीक है। इसको हम लोग पेपर 4th में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नैतिकता के केंद्र में सदाचार होता है, वर्च्यू होता है, सत्य होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत हम देखेंगे ऐसा आचरण जो सार्वजनिक हित के लिए हो। हम लोग ऐसा आचरण करें जिसके लिए स्वयं का हित न सधे, सार्वजनिक हित सधे, तथा जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। यानी कि अपने हित को साधने के लिए पूरे समाज को डिस्टर्ब कर दिए, अस्त व्यस्त कर दिए, ऐसे आचरण को नैतिकता का नाम दिया जा सकता है। यानी कि जिसमें सार्वजनिक हित छुपा रहे, ठीक है, और समाज की व्यवस्था बनी रहे। एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज की अनैतिक हो सकती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की जो भी नैतिकता है साउथ इंडिया के लिए अनैतिकता हो सकती है, और भारत की नैतिकता दूसरे देशों के लिए अनैतिकता हो सकती है। तो इसको यूनिवर्सल या सर्वकालिक नहीं मानेंगे, यानी कि एक जैसा सभी जगह उपलब्ध नहीं होगा और एक काल में एक जैसा नहीं होगा। ये समय के साथ अपने चीज़ों को ग्रहण करता है, यानी कि समाज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नैतिकता को ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद अब इसी चीज़ को, जो भी नैतिकताएं का पिछला हमने परिचय लिया था, इसी को पर्यावरण पर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो वही पर्यावरणीय नैतिकता होती है। और एक भारत के नागरिक या वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते हमें पर्यावरणीय नैतिकता के संबंध में बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो भी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन, अभी देखा हमने कुछ दिन 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तुर्की में भूकंप आया, जोरदार भूकंप आया। ये सब क्या है, प्रकृति उसको संतुलित कर रही है चीज़ों को, ठीक है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि प्रकृति के
डिक्शनरी में, शब्दकोश में ना ही विनाश है ना ही विकास है, वो संतुलित करती है चीज़ों को। आप उसको जितना नुकसान पहुंचाएंगे आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। आप उसको लाभ पहुंचाएंगे तो वो आपको लाभ देगी। यही रूल ऑफ प्रकृति है, यही धर्म है, वास्तविक धर्म यही है। हिंदू मुस्लिम तो वो संप्रदाय का रूप हो गए, जैन बौद्ध पारसी ये सब संप्रदाय। धर्म हुआ प्रकृति के नियमों को जानना, ठीक है। ज़्यादा डिटेल हो जाएगा उसमें घुसा तो ये पर्यावरणीय, इसी चीज़ को, नैतिकता को पर्यावरण पे अप्लाई कर देते हैं तो पर्यावरणीय नैतिकता कहलाएगी। यानी कि क्या हुआ, पर्यावरणीय नैतिकता के अंदर क्या हुआ, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में दोनों का व्यवहार और आचरण कैसा है। आचरण इस प्रकार से हो कि मनुष्य की, यहाँ पर जो आचरण हो इस प्रकार हो कि मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। जो फंडामेंटल है वो तो जरूर पूरा होना चाहिए, लेकिन लालच के स्तर पर नहीं, ज़रूरत के हिसाब से पूरी हो। और दूसरी तरफ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। ये नहीं कि हम उसको एक्सप्लॉइट करने में लग गए हैं, खनन कर रहे हैं तो खनन करते जा रहे हैं, कहीं पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो कटाई करते जा रहे हैं। आप देखेंगे अगर ज़्यादा खनन करेंगे, भूकंप, लैंडस्लाइड, ये सब घटनाएँ देखने को मिलेगी। और पर्यावरण अगर नुकसान पहुँचाएंगे, पेड़ों को ज़्यादा काटेंगे तो भूमि क्षरण होगा, फिर उसके बाद वर्षा कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, इस तरह से घटनाएं हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हवा में CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि पेड़ ही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, CO2 को। इसलिए आचरण इस प्रकार से हो कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतें पूरा हो पर्यावरण से, और दूसरी तरफ पर्यावरण भी बना रहे, यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है। यानी कि पर्यावरण के हित की रक्षा के साथ साथ मनुष्य का भी कल्याण सुनिश्चित हो। यहाँ पर मनुष्य का कल्याण ही नहीं सुनिश्चित हो, इसके साथ साथ पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उनका भी कल्याण सुनिश्चित हो, ठीक है। क्योंकि ये उसके बाद इनका ये जो अन्य जीव जंतु है इनके अधिकारों का रक्षा भी हो सके और इनका अस्तित्व भी बना रहे, इस तरह से कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए। जो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की भी ज़रूरतें पूरा हो सके, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी पीढ़ी थी हमारे लिए वायु, शुद्ध वायु, जल छोड़ के गए थे, प्रकृति के अन्य संसाधनों को छोड़ के गए थे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराएँ, वो भी शुद्ध रूप में उपलब्ध कराएँ, उनको डेफिसिट कोई चीज़ों का ना हो। तो यही पर्यावरणीय नैतिकता है, इसको हमें एक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं इसके अंतर्गत पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़े व्यवहारों को देखें तो हम लोग हरे पेड़ के स्थान पर सूखे पेड़ को काटेंगे, क्योंकि जलावन की लकड़ी का उपयोग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हरे पेड़ को ना काटकर, जीवित पेड़ को ना काटकर सूखे पेड़ को काटना, इसके बदले नए पेड़ लगाना, ठीक है। जल का मितव्ययतापूर्ण इस्तेमाल करना, क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो जल स्तर, भौम जल स्तर नीचे चलता जा रहा है, एक समय के बाद वो भी ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जल को स्वच्छ रखना, हम लोग ज़्यादा इसमें मिलावट नहीं करेंगे, रासायनिक पदार्थों का मिलाव नहीं करेंगे, ठीक है। और कचड़े, जो भी इंडस्ट्रियल कचड़े हैं इसमें जल में नहीं डालेंगे, हम लोग जल को स्वच्छ बनाए रखेंगे। ये पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा व्यवहार माना जाएगा। इस पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़े व्यवहार को अन्य डिफिनेशन में अगर परिभाषित करें तो वो आचरण जो पर्यावरण का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के बिना हानि पहुंचाए, और यदि हानि पहुंचाते भी हैं तो उसे भरपाई कर रहे हैं, तो ये पर्यावरणीय नैतिकता कहलाती है। तो उतने देर का क्रक्स यही निकला, ठीक है, कि आप लोग पर्यावरण का तो उपयोग कर रहे हैं तो उसको हानि नहीं पहुंचाए। अगर हानि पहुंचा रहे हैं तो उसको डिस्प्लेस करें, हानि को हटाकर उसकी भरपाई करें, ठीक है ना। तो पर्यावरणीय नैतिकता यही कहलाती है। इतने देर का क्रक्स यह निकला। अब देखते हैं पर्यावरणीय नैतिकता के 3 दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण को मानव केंद्रित दृष्टिकोण, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं इसको। यानी कि इस दृष्टिकोण से माना जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी है। मानी कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसमें मनुष्य सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी है। इसलिए इसके समस्त संसाधन मनुष्य के हितों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य के हितों की पूर्ति हो। समाज को अधिकार है, ठीक है, कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग हो। मतलब कि क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उसका भरपूर उपयोग हो, जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करे मनुष्य की। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि पर्यावरण का कितना भी नुकसान हो कोई मतलब ना हो। दूसरा कि भविष्य के लिए बचे या न बचे, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसाधन बचे या ना बचे उसकी चिंता नहीं करनी है, तथा दूसरे प्राणियों का अस्तित्व बचे या ना बचे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इस दृष्टिकोण के कारण यह दृष्टिकोण शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। इससे क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या हुआ कि प्रकृति जो होती है प्रदूषित होती चले गई और अपने जो संसाधन होते हैं वो नष्ट होते चले गए। लेकिन आज वर्तमान में इस दृष्टिकोण को
अस्वीकार कर लिया गया है, किंतु कुछ लोग अपने एक्शन के जरिए दबी जुबान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को अपनाने की बात भी करते हैं, किंतु इस दृष्टिकोण के विरुद्ध में अधिनियम भी आ गया, तो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से इस दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले दृष्टिकोण को देखते हैं। दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो दूसरा दृष्टिकोण है जीव केंद्रित दृष्टिकोण, बायोसेंट्रिक अप्रोच। ये एक तरह से संरक्षण संबंधी नैतिकता है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीवों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह यह दृष्टिकोण पहले के अपेक्षा ज़्यादा व्यापक हो जाता है। पहले वाले में हम लोगों ने मनुष्य सेंट्रिक था, मानव से संबंधित था, लेकिन यहाँ पर जंतु और पादप को भी शामिल किया गया, इसलिए यह दृष्टिकोण पहले वाले दृष्टिकोण की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है। यह दृष्टिकोण पृथ्वी के समस्त जीवन को, मनुष्य, जीव जंतु, पौधों को एक समान स्तर पर, एक लेवल पर लाकर रखता है। इस वजह से क्या होगा, समान स्तर पर रखने पर जीव जंतुओं के प्राकृतिक अधिकार को भी स्वीकार किया जा सकता है। आप लोग किसी को ऊंचा नीचा करेंगे तो उसके अधिकार को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हर लोगों को इकट्ठा एक स्तर पर ला कर देखेंगे तो उसके अधिकार को भी आप स्वीकार करेंगे। ये नेचर है। मनुष्य के साथ साथ अन्य वस्तुओं, पौधों को भी बाधा रहित जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण में प्रकृति संरक्षण का दृष्टिकोण मिलता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी यहाँ अपनाते हैं, यानी प्रकृति के संसाधन इस तरह से प्रयोग हो कि वनस्पति भी बची रहे, दूसरे जीव जंतु का भी अस्तित्व बना रहे। इसके अलावा यह बुनियादी तौर पर संरक्षण संबंधी नैतिकता है। अपना तीसरा दृष्टिकोण है पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण, इकोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर पूरे पारितंत्र को शामिल किया जाता है। इसमें चट्टाने, पहाड़, भूदृश्य सबको शामिल किया जाता है। निर्जीव, सजीव सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। यह दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण है जो समस्त जीवों के साथ साथ समस्त पारितंत्र को भी साथ लेकर चलता है। यह दृष्टिकोण पूरे प्रकृति लेकर चलता है। ये पृथ्वी के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह की बात करता है कि हमारा दायित्व क्या होना चाहिए पृथ्वी के प्रति। प्राचीन भारतीय दर्शन में हम पर नज़र दौड़ाएं तो पृथ्वी मेरी माता है और इस तरह के विचार व्याप्त है। माता के प्रति जो पुत्र का दायित्व होता है वही हमारे पूरे प्रकृति के प्रति होना चाहिए। हमारी संस्कृति एवं व्यवहार में यह रचा और बसा हुआ है। आज वर्तमान में पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण सर्वमान्य है। ठीक है, आगे और देखते हैं। पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल ने पर्यावरण नैतिकता से जुड़े 8 बिंदु दिए हैं। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के जबरदस्त प्रवक्ता एवं सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनका देश और विदेश दोनों जगह नाम है और पूरी दुनिया इनको ध्यान से सुनती है। इनका बड़ा ही सम्मान है क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। आइए देखते हैं इनके 8 बिंदु कौन कौन से थे। पहला 8 बिंदु में इन 8 बिंदुओं के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, समस्या और समाधान के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण पैदा करता है। इनके 8 बिंदु, जिसमें पहला अपना है पर्यावरण का विनाश अधिकांशतः धनी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों के अति उपयोग, मतलब फिर क्या हुआ, पर्यावरण का विनाश अधिकांशतः धनी लोगों के अति उपयोग का परिणाम है। इनका कहना है कि जो भी पर्यावरण का विनाश हो रहा है धनी लोगों का अति उपयोग का परिणाम है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज लार्जली काउज्ड बाई कंजप्शन ऑफ द रिच। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हमारी अवधारणा है कि जनजातीय लोग, गरीब लोग, जंगलों में रहने वाले लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, ये पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु अधिकांशतः विनाश धनी लोगों के अति उपयोग के कारण होता है। ये उद्योग और बांध लगाते हैं जिससे जंगलों को काटा जा रहा है। उसके बाद खदान की ठेकेदारी इन्हीं के पास होती है। तो देखिए कि जनजातीय लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं कि धनी लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने कंजप्शन, अपने उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को पूर्ति करने के लिए, अपने उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ये राक्षसी रूप लिए हुए हैं, शैतानी रूप लिए हुए हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का विनाश अधिकांशतः धनी लोगों के अति उपयोग के कारण हो रहा है। दूसरा अपना है पर्यावरण विनाश से सबसे अधिक पीड़ित गरीब लोग होते हैं। गरीब लोगों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। द वर्स्ट सफ़र ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर द पुअर। तो देखते हैं उनको किन किन क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ता है गरीबों को। पहला, स्वास्थ्य पर इन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर प्रभाव होने लगा है तथा इनके जानवरों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। देखते हैं अन्य बिंदु कौन कौन से हैं।
पर्यावरण नैतिकता से जुड़े 8 बिंदुओं में अगला बिंदु है तीसरा बिंदु, जहां प्रकृति का पुनर्सृजन किया जा रहा है वहां भी रूपांतरण धनी वर्ग के हित में तथा गरीब वर्गों की उपेक्षाएं की जा रही है। गरीब वर्गों के हितों के खिलाफ है और धनी वर्गों के हित में है। जहां पर जंगल काटने की बात हो रही है और जंगल लगाने की बात हो रही है, वो औद्योगिक उपयोग वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ भी धनी वर्गों के हित की बात की जा रही है और गरीब वर्गों के विरुद्ध है। उसके बाद अगला है इन गरीबों में सबसे अधिक पीड़ित है कमज़ोर संस्कृतियाँ, व्यवसाय एवं नारी वर्ग के लोग, व्यवसाय के अंदर मछली पकड़ने वाले लोग और जंगल उत्पाद पर निर्भर रहने वाले लोग। इसके बाद समाज एवं प्रकृति के समग्रवादी समक्ष के बिना समुचित आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं है। समाज के सभी वर्गों के हितों में ध्यान रखना होगा और पूरी प्रकृति का संवर्धन एवं हित इसी में ही सधेगा। यदि हमें गरीबों की चिंता है तो सकल प्राकृतिक उत्पाद जिसे GNP ग्रॉस नेचर प्रोडक्ट कहते हैं उसको नष्ट होने से बचाना होगा। उसके बाद प्रकृति के संसाधनों किस गति से वृद्धि कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। तो जब तक हम GNP को नष्ट होने से बचाएंगे नहीं, तब तक हम गरीबों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। सातवां बिंदु है सकल प्राकृतिक उत्पाद यानी कि GNP तभी बढ़ेगा जब हम जनता और उत्साहित संसाधनों में बढ़ती हुई दूरी को रोकें और पलट सकें। इसके लिए हमें अपनी इस परंपरागत संस्कृतियों से बहुत कुछ सीखना होगा। GNP यानी कि सकल प्राकृतिक उत्पाद में तभी वृद्धि होगा जब लोगों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच की दूरी कम होगी, यानी कि जनसंख्या कम हो और प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि हो। लोग बढ़ेंगे तो संसाधनों की कमी होगी और प्रकृति और लोगों के बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी। अगर लोग कम हुए तो संसाधनों का उपयोग कम होगा तो संसाधनों की मात्रा बढ़ेगी और GNP की भी मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए आदिवासी समाज आज भी प्रकृति की पूजा एवं प्रकृति बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। इसके लिए परंपरागत संस्कृतियों से हमें बहुत कुछ सीखना होगा, जिसके अंतर्गत पवित्र उपवन भी बनाए गए हैं। अगला है अपना केवल निर्वहनीय ग्रामीण सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की विकास की बात करना अपर्याप्त है। हम ग्रामीण पर्यावरण एवं उस पर निर्भर ग्रामीण जनता को तब तक नहीं बचा सकते जब तक निर्वहनीय नगरीय विकास को संभव न बना पाएँ, यानी कि जो नगर हो अपने आप में ही सस्टेनेबल बने, अपने आप पर निर्भर कर सके, वो ग्रामीण संसाधनों पर निर्भर ना करे। बहुत ज़्यादा लोग शहर में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इससे बढ़ती चली जा रही है। ग्रामीण विकास को आत्मनिर्भर बना सके, यानी अपने आप में संपूर्ण, उन्हें कहीं भी बाहर ना जाना पड़े, यानी ग्रामीण से जो गांव से जो माइग्रेशन होता है शहरों की ओर, वो शहरों की ओर ना जाएं, वो गांव अपने आप में ही पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराए, यानी निर्वहनीय ग्रामीण विकास हो। निर्वहनीय ग्रामीण विकास तब तक संभव जब तक निर्वहनीय शहरी विकास संभव न बन पाए। शहर भी स्वावलंबी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि शहर हमारे ग्रामीण संसाधनों पर निर्भर हो। तो ये रहे 8 पॉइंट। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण नैतिकता की बात की थी। अब देखते हैं कि पर्यावरण नैतिकता का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स का विकास कैसे होगा। भारत में पर्यावरण संबंधी परंपरा में पृथ्वी सूक्त, नदियों की पूजा एवं वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं। पिछली स्लाइडों में हम लोगों ने ये सब देखा है। और जो प्रकृति के जो शक्तियाँ हैं उसे हम लोग देवी देवता का स्थान दिए हैं और इन्हीं का उत्तर वैदिक काल में मानवीकरण किया गया है। हमारे देवी देवता पर्यावरण से जुड़े, इनके वाहन भी जीव जंतु हैं और ये भी पर्यावरण से जुड़े। इस तरह हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसके अलावा हम अपनी भारत की पर्यावरण संबंधी परंपरा का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक खास करके नई पीढ़ी तक बात पहुँचाए। इससे स्वाभाविक तौर पर पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव पैदा होगा, पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा होगा। बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना, जिसके माध्यम से शिक्षा के द्वारा बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना तथा इनमें जो पर्यावरण है विषय के रूप में शामिल करना तथा वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम को आयोजित करना शामिल हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, इसमें ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे संरक्षण की जाए, पेड़ मर रहे हैं तो उसको कैसे बचाया जाए और पर्यावरण के किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यानी कि जो प्रकृति में उपलब्ध है, पर्यावरण में उपलब्ध है, उसके अलावा क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण संबंधी जन आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाए। स्थानीय स्तर पर नए जन आंदोलन की व्यवस्था की जाए, जैसे नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब हुआ था। इसी आधार पर नए जन आंदोलन स्थानीय स्तर पर भी उठाया जाए, बनाया जाए।
और शुरू किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। सरकार पर्यावरण से संबंधित नीति अधिनियम में जो भी पर्यावरण से नीति और अधिनियम बनाते हैं, सरकार अपने पॉलिसी बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करें। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग की बात की गई है इसके अंतर्गत। उसके अलावा पंचायतें हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये देखेंगे तो नीतियों अधिनियमों में इन सब लोगों को प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा कि लोगों में ग्राम चेतना का विकास होगा तथा सामूहिक श्रमदान करने के लिए ये लोग प्रेरित होंगे। इससे क्या होगा कि रेगिस्तान में भी तालाब बनाया जाएगा और पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण नैतिकता के विकास के अंतर्गत अगला है अपना कॉर्पोरेट पर्यावरण नैतिकता की ज़रूरत है। उद्योगों के आसपास वृक्ष लगाना, इसके अंतर्गत उद्योगों के आसपास वृक्ष लगाना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना, उद्योगों के आसपास के क्षेत्र में हरियाली लाना, शहरों में पार्क का निर्माण करना तथा नदियों की साफ सफाई एवं मरम्मत करना। उसके बाद अपना 7वां है अपना राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें NGO के द्वारा कार्यक्रम चलाना। 1980 के आसपास पर्यावरण के प्रति उपेक्षा का भाव बिल्कुल खत्म हो गया है। अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो रही है। उसके बाद 8वां अपना सरकार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इन पुरस्कारों के माध्यम से सरकार संदेश देना चाहती है कि अगर आप पर्यावरण के संबंध में अगर अच्छा काम करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, इनकी जागरूकता फैलाएंगे तो सरकार आपको पुरस्कृत करेगी, पुरस्कार प्रदान करेगी। तो ये रहा अपना पर्यावरणीय नैतिकता। कल से हम लोग जैव विविधता यानी मेन सिलेबस में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक मैंने निबंध यानी ऐसे से संबंधित चीज़ों को जोड़ा है। आप इन 3 लेक्चर को अच्छे से कायदे से कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी ऐसे आएंगे आप कमाल कर देंगे, कमाल का लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाया हूँ, बाकी इतनी चीज़ों को मैं इतना तेज़ी से जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ कि मैं इतनी चीज़ों को कवर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। आप लोग स्पीड को कम बेसी करने का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।